नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। अभी तक आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से संबंध, राज्य सुरक्षा, शिष्टता, सदाचार, कोर्ट की अवमानना, मानहानि के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं एवं उक्त जानकारी संविधान सीरीज के 52, 53, 54, 55 एपिसोड में उपलब्ध है। आज हम संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत अपराध शब्द की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। अपराध संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 18 जून 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं देती कि लोगों को अपराध करने के लिए भड़काया जाए, उकसाया जाए। अपराध करने की उत्तेजना देने वाले भाषणों को विधि एवं कानून के द्वारा रोका एवं दंडित किया जा सकता है। उकसाना शब्द के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, इसका निर्धारण न्यायालय करेंगे, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आखिर अपराध शब्द की परिभाषा क्या है, हम आज इसी को जान लेते हैं। इसमें लोगों के विभिन्न परिभाषाएं व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं। डेरों के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि देश के कानून के द्वारा निषिद्ध हो और उसके लिए दंड निर्धारित हो। वहीं पाल टप्पन के अनुसार एक साभिप्रिय कार्य है, यह अनाचरण है जो दंड कानून का उल्लंघन करता है। डॉक्टर सेथना के अनुसार अपराध कोई भी वह कार्य अथवा त्रुटि है जो किसी विशेष समय पर राज्य के द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दंडनीय है। वर्ट कहते हैं कि उन बालकों को बाल अपराधी कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनके प्रति सरकारी कार्रवाई की जाती है। समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन या उसकी अवहेलना करना अपराध है। यह एक ऐसी क्रिया में त्रुटि है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून के द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है। इन परिभाषाओं के अनुसार बनाए गए नियमों का उल्लंघन करे यदि कोई रात में बिना बत्ती जलाए साइकिल पर नगर की सड़क पर चले तथा बिना पर्याप्त कारण की ट्रेन की जंजीर खींचकर गाड़ी खड़ी कर दे, तो वह उसी प्रकार दोषी माना जाएगा जिस तरह कोई जघन्य अपराध करने पर। किंतु साधारण अर्थ में लोग दंडाभियोग को हत्या, डकैती आदि जघन्य अपराधों के पर्याय के रूप में ही लेते हैं। लौकिक मत के अनुसार कोई चालक यदि तेजी एवं असावधानी से मोटर चलाते हुए किसी को अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दे तो वह अपराधी नहीं कहा जा सकता यदि उसके मन में अपराध करने की भावना ना रही हो। जब हम गलती करते हैं तब वह अपराध कहलाता है। अपराध के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? परंपरागत मान्यताओं के अनुसार दंड अभियोग की पूर्णता के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। नंबर 1, अपराध करने की इच्छा से युक्त मन, और तथा दूसरा आपराधिक कार्य या दोषपूर्ण कार्य। यदि कोई चोरी करने के अभिप्राय से किसी के घर की खिड़की से घर के अंदर की चीजों को देखे तथा रात्रि में सेंध लगाकर चोरी करने की योजना बनाकर ही लौट आए तो उस पर चोरी के अपराध का अभियोग नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अपराधी द्वारा मन की योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। भले ही दूसरे के घर में अनाधिकार प्रवेश करने के लिए वह दोषी क्यों न हो। चोरी के अपराध की पूर्णता के लिए दूसरे की चीजों को कम से कम स्पर्श करना बहुत आवश्यक है। अतः वह व्यक्ति यदि वह अपनी योजना के अनुसार रात्रि में सेंध लगाकर उस घर की चीजें उठा ले जाए तभी वह चोरी के लिए अपराधी होगा। तो साधारणतः जो स्वयं अपराध करे या दूसरों के द्वारा अपराध करावे वही दंडित होगा। अतः स्वामी अपने सेवक के अनाधिकार अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता, किंतु एक सीमित वर्ग के मामले में जहां अपराध करने की मानसिक प्रवृत्ति आवश्यक नहीं है। यदि कोई सेवक अपने साधारण कार्य के दौरान कोई अपराध करे या कानून द्वारा निर्धारित किसी काम को न करने से अपराधी बने तो उनका स्वामी अपराध के लिए उसके साथ दोषी होगा, भले ही स्वामी को सेवक के काम की या निर्धारित काम में त्रुटि की खबर ना रही हो, या सेवक ने स्वामी के आदेश के विरुद्ध की काम क्यों न की हो अथवा निर्धारित काम करने से विरत हुआ हो। अपराध के क्या कारण हो सकते हैं, हम आज उन कारणों को भी जानने की कोशिश करते हैं। अपराध के विभिन्न कारण हो सकते हैं, यथा क्षणिक आवेग में अपराध, भावुकता में अपराध, पूर्व विचार योजना के अनुसार अपराध, भावी विनाश से रक्षा के संबंध में अपराध। इनमें व्यक्ति के द्वारा इन परिस्थितियों में अपराध किया जाता है। ऐसा पूर्व विचार से ही होता है, क्षणिक आवेग से नहीं होता। अपराधी भावुकता से, पैसे के लोभ से या अपने लक्ष्य की पूर्ति के कारण अपराध करता है। उसके गिरफ्तार होने पर उस आशंका से कहीं वह रहस्य का उद्घाटन न कर दे, अन्य साथियों के द्वारा भी उसके साथ जघन्य अपराध किए जाते हैं। अपराध के कुछ कारण भी हैं। आर्थिक अपराध भी
अपराध होने का कारण है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक विकार भी एक अपराध करने का कारण है। स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की यदि कमी होती है तब भी लोग अपराध करते हैं। चलचित्र देखकर भी अपराध करते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। अपराध वातावरण के आधार पर भी लोग अपराध कर देते हैं। यह कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति अपराध करता है। क्या अपराध की कोई श्रेणियां हैं? कोई व्यक्ति या तो पश्चात सहायक हो सकता है यदि कोई या तो स्वयं अपराध करता है या अन्य किसी एजेंट से कराता है, जो कानून अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होता। यथा 7 साल से कम अथवा अवस्था का शिशु कोई अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति प्रधान अपराधी कहलाता है। द्वितीय श्रेणी का अपराधी वह है जो घटना स्थल पर उपस्थित होकर मुख्य व्यक्ति को अपराध करने में सहायता देता है या उसे प्रोत्साहित करता है। घटना से पूर्व का सहायक वह है जो मुख्य अपराधी को अपराध करने को प्रोत्साहित करता है किंतु अपराध के समय उपस्थित नहीं होता। घटना से पश्चात का सहायक वह है जो जानते हुए कि किसी ने मुख्य अपराध किया है उसे शरण देता है या उसे भगाने में सहयोग पहुंचाता है। इस प्रसंग में स्मरण यह है कि राजद्रोह में जितने लोग सम्मिलित होते हैं सब के सब प्रधान अपराधी होते हैं। दंड की गुरुता एवं लघुता की दृष्टि से श्रेणीकरण उपयोगी है। क्या अपराध के कोई वर्गीकरण है? अपराध के साधारणतः निम्नलिखित वर्गों में हो सकते हैं: राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के विरुद्ध अपराध, न्यायालय में लाए जाने एवं जनता के अधिकारियों के विरुद्ध अपराध, साधारण जनता के विरुद्ध एवं संपातिक अपहरण के अपराध। क्या अपराध में कोई प्रतिरक्षा कर सकता है, स्वयं का बचाव कर सकता है? कानून का ज्ञान अपराध के बचाव में स्वीकार नहीं किया जाता। यदि कोई व्यक्ति विदेशी है जिसे अन्य देश के कानून की जानकारी नहीं है, इस बचाव को वह पेश नहीं कर सकता है, उसे कानून का पता नहीं था। यद्यपि अपराध की कठोरता में प्राय से कमी की जा सकती है। जिन मामलों में दोषपूर्ण मन आवश्यक है वहां दुर्घटना बचाव में ली जा सकती है। अभियुक्त अपने प्रति लाए हुए अभियोग को स्वीकार करते हुए कह सकता है कि वह कानूनी ढंग से काम कर रहा था पर अनायास दुर्घटना हो गई। यदि किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति का अनाधिकार स्पर्श हो तो मामला चलाने की स्वीकृति पूर्ण बचाव है, किंतु यह स्वीकृति कपट, धमकी या हिंसा से प्राप्त हुई हो तो इसकी मान्यता नहीं होगी। यदि 2 व्यक्ति हों और उनमें से एक आत्मघात कर लेता है तो दूसरा बच जाता है तो दूसरा पहले के लिए भी अभियुक्त होगा। क्या अपराध की कोई दंडाभियोग की अवधि है? कानून द्वारा निर्दिष्ट कुछ अपवादों को छोड़कर दंडाभियोग की कोई अवधि भारत या इंग्लैंड में नहीं है। अभियुक्त सदा अपने अपराध के लिए उत्तरदायी है। अपराध की तिथि से भले ही कितना ही समय क्यों व्यतीत न हो जाए, यूरोप के देशों में अपराध की तिथि से 20 साल के बाद कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत अपराध शब्द की एक संक्षिप्त जानकारी एवं व्याख्या। जल्दी हम आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की क्या परिभाषा है के संबंध में चर्चा हेतु पुनः उपस्थित होंगे। कृपया संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। एक बार आपको पुनः धन्यवाद। नमस्कार।